आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव लॉ। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव लॉ। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेथोडोलॉजी ऑफ कंपैरेटिव लॉ। जब हम कंपैरेटिव लॉ की मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास 6 टाइप दिए गए हैं। एक तो है स्ट्रक्चर मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड, तीसरा है द लॉ इन कॉन्टेक्स्ट मेथड, फोर्थ वन इज द कॉमन कोर मेथड एंड द फिफ्थ वन इज फंक्शनल मेथड एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिकल मेथड। अब वन बाय वन हम हर मेथड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर मेथड। देखिए, वर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम को, ना कि हमारा फोकस होता है फंक्शन के ऊपर कि उस कंट्री में कानून किस तरीके से फंक्शन करता है। हम उस चीज़ पर फोकस नहीं होते, हम फोकस करते हैं कि उस कंट्री के लीगल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हम इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अगर फेडरल कंट्री है तो इसका मतलब यहाँ पर पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन ये हमें कैसे पता चले? अब जब हम लिस्ट रेफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो वहां से हमें पता चलता है कि पावर को यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखा है अपनी कंट्री का। तो अनलाइक द फंक्शनल मेथड, जब हम फंक्शन मेथड की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है फंक्शंस के ऊपर। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर मेथड की बात करते हैं तो हम एम्फेसाइज करते हैं ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लॉ। देखिए, द होल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड, इट्स प्रिंसिपल्स, इट्स हायरार्की एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हम इन चीजों की स्टडी करते हैं। हम स्ट्रक्चर को देखते हैं किसी भी लीगल सिस्टम के। The idea of legal families like the civil law, common law, socialist law, etc. is based on the structure method. What matters are the core principles and institutions. Example, Roman law principles in the civil law systems. इसका मतलब ये है कि जब हम लीगल फैमिलीज की बात करते हैं तो लीगल फैमिलीज का मतलब होता है कि दुनिया के अलग अलग लीगल सिस्टम्स होते हैं। किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, किस चीज़ में वे बिलीव करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर वहाँ का जो लॉ है वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम सिविल लॉ की बात करते हैं, या फिर हम कॉमन लॉ की बात करते हैं, सोशलिस्ट लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, वो सारे फैमिलीज हैं लीगल सिस्टम की। तो यहाँ पर ये जितनी भी फैमिली हैं ये बेस्ड करती हैं स्ट्रक्चर मेथड पर। जैसे कि सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ मतलब कि वहाँ पर हम मैरिज की बात करते हैं, प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी उन चीज़ों की बात करते हैं। तो वो लीगल फैमिलीज का हिस्सा है। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्राइम को देखते हैं। कॉमन लॉ की बात करते हैं तो कॉमन लॉ जैसे कि अमेरिका में है, इंग्लैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग फैमिलीज हैं, इनको जब हम साथ में लेके आते हैं तो इनको रेफर करते हैं लीगल फैमिलीज। और ये बेस करती हैं, मतलब कि रिलाई करती हैं स्ट्रक्चर मेथड पर। अब देखिए इसका कंक्लूजन है, द स्ट्रक्चर मेथड ऑफ कंपैरेटिव लॉ कंपेयर्स लीगल सिस्टम्स बाय लुकिंग एट देयर स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखते हैं, ना कि फंक्शन को देखते हैं लॉ के। रादर देन जस्ट इंडिविजुअल रूल्स, इट हेल्प्स क्लासिफाई लीगल सिस्टम इनटू लीगल फैमिलीज। अब लीगल फैमिलीज मैंने आपको बताया कि दुनिया के अलग अलग लीगल सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम रिलाई करते हैं उस कंट्री की ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, कल्चर पर, रिलीजन पर, इन सब चीज़ों पर वो लाई करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं लीगल फैमिलीज। जैसे कि सिविल लॉ बना दिया, कॉमन लॉ बना दिया, सोशलिस्ट लॉ बना दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल है लीगल फैमिलीज के, बेस्ड ऑन शेयर्ड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द सेकंड वन इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना। मतलब कि यहाँ पर हम चीज को बहुत ही इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ते हैं, ताकि हमें उस चीज के बारे में हर चीज पता हो। मतलब यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं। जब हम किसी चीज को इन डेप्थ पढ़ते हैं तो वहां पर हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और समझते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं एनालिटिकल मेथड।
तो देखिए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द सरफेस मीनिंग बट अबाउट ब्रेकिंग द लॉ इनटू पार्ट्स एंड स्टडीइंग ईच पार्ट केयरफुली. द मेथड फोकसेस ऑन लीगल कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड रीजनिंग. अब एग्जाम्पल के साथ समझिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वहां पर फ्री कंसेंट होती है. लेकिन जब हम एनालिटिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, और फ्री कंसेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे. और उसके बाद जिस भी कंट्री के साथ हमें कंपैरिजन करना है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे अपने लीगल सिस्टम को. तो यहाँ पर सिर्फ हम ऊपर से चीज़ों को नहीं पढ़ते बल्कि उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसकी हर चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करते हैं. नाउ द थर्ड मेथड इज द लॉ इन कॉन्टेक्स्ट मेथड. इसमें वर्ड यूज किया गया है कॉन्टेक्स्ट. देखिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ. जब हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो उसका अपना एक मीनिंग है और हर व्यक्ति हर कानून को अलग अलग तरीके से पढ़ सकता है, समझ सकता है और अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है. ये कैपेबिलिटी होती है हर व्यक्ति के अंदर. उसी तरीके से जब हम अलग अलग देश के कानून को पढ़ते हैं तो हो सकता है उसी कानून को मैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करूं, आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करें, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, दुनिया को देखने का तरीका अलग है. कारण ये होता है अलग इंटरप्रिटेशन का. तो जब भी हम किसी कानून को बनाते हैं तो वो जो लॉ बनता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है उस सोसाइटी के ट्रेडिशन से, कल्चर से, वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी, वहाँ का रिलीजन, वो सारी चीजें आपको लॉ के अंदर भी दिखाई देंगी. तो यहाँ पर जब कोई भी कानून बनाते हैं तो जब कोई कानून बनाते हैं तो सोसाइटी में बहुत इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए हम उन कानूनों को बनाते हैं. ये एक रियलिटी होती है. तो लेकिन वो जो रियलिटी है वो आपको उस कानून में दिखाई नहीं देती, वो आपको समझनी पड़ती है. हर कानून का अपना एक हिडन मीनिंग होता है, एक हिडन इन्फ्लुएंस होता है जो जिसकी वजह से उसे बनाया जाता है. जैसे कि डावरी एक्ट है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे कि ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाया गया है. अब इनमें कोर्ट की जजमेंट आई हैं. उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज अराइज हुए थे, बहुत सारे केसेस थे जिसकी वजह से इन कानूनों को बनाने की जरूरत पड़ी. अब इनके पीछे ये एक हिडन मीनिंग है जो कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एग्जिस्ट करता था और करता है, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कानून को बनाया गया है. तो देखिए, सिंपल मीनिंग ये है लॉ इन कॉन्टेक्स्ट मेथड का कि जब भी हम किसी लिविंग लॉ की बात करते हैं तो जो हमारे सामने टेक्स्ट लिखा होता है, जो हमारे पास कानून होता है, उसको हम एनालाइज करते हैं, उन वर्ड्स को समझते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक मतलब होता है. जो कानून बनाया जाता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसे कि लीगल फॉर्मेट्स बोला गया, और इन लीगल फॉर्मेट्स में इंक्लूड होता है जैसे कि लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स. किसी भी देश का संविधान है वो उसके सारे कानूनों को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अलावा चाइल्ड मैरिज है, वो इसीलिए बनाए गए क्योंकि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारे संविधान के अंदर. तो यहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं अदर लॉ भी. देन आते हैं लीगल डॉक्ट्राइन्स, केस लॉज. जैसे मैंने आपको बताया अभी ट्रिपल तलाक क्यों बनाया गया, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दी है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, इसीलिए उस कानून को बनाया गया. तो यहाँ पर जब हम किसी कानून को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ना ही इनफ नहीं होता, उसके पीछे एक हिडन मीनिंग होता है जिसकी वजह से उस कानून को बनाया गया होता है. वो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको आपको समझना पड़ता है. और ये जो हिडन इन्फ्लुएंस होता है ये इंक्लूड करता है किसी भी देश के सोशल पैटर्न को, वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ का कल्चर कैसा है, और कुछ ऐसी बिन बोली हुई बातें होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं. तो देखिए, जो रोडोल्फ थे उन्होंने इन हिडन एलिमेंट्स को नाम दिया क्रिप्टोटाइप्स. मतलब कि कोई भी कानून पढ़ो उनके पीछे कोई ना कोई एक हिडन मीनिंग होता है. जैसे कि संविधान बनाया गया, उसमें इक्वालिटी का अधिकार दिया गया, फ्रीडम का अधिकार दिया गया, अच्छी तरीके से लाइफ को जीने का अधिकार दिया गया, अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार दिया गया. कारण क्या है, जब अंग्रेज थे तो ये सारे अधिकार हमें नहीं दिए गए थे. हमें पता है इनकी वैल्यू क्या है,
इसीलिए ये हमें ग्रांट किए गए। अब ये जो चीजें हैं, मैंने जो आपको बताया कि ये हमने फेस किए थे इंडिपेंडेंस से पहले, तब हमने उस चीज को इसमें ऐड किया संविधान के अंदर। तो सारे के सारे हिडन इन्फ्लुएंस हैं जो हमें नहीं दिखते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं तो ये जो हिडन इन्फ्लुएंस हैं इनको पढ़ना भी जरूरी होता है। और ये जो हिडन इन्फ्लुएंस हैं ये व्यक्ति अलग अलग तरीके से रेफर करता है। मान लीजिए मैं अपनी कंट्री के किसी भी लॉ को, राइट टू इक्वालिटी को कंपेयर करती हूँ अमेरिका के राइट टू इक्वालिटी से या सऊदी अरेबिया के। तो जब मैं इनके लॉ से कंपेयर करूंगी तो मेरी आइडियोलॉजी अलग होगी, तो मैं अलग अलग चीजों को रेफर करूंगी। आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप अलग अलग चीजों को रेफर करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉ इन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज द कॉमन कोर मेथड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, अमेरिका है और पाकिस्तान है। अब ये 3 कंट्री हैं और तीनों कंट्री में एक इशू एग्जिस्ट करता है, दैट इज द चाइल्ड मैरिज। अब इंडिया बोलता है कि कोई भी अगर 21 साल से कम है उसकी मैरिज नहीं होगी। अमेरिका बोलता है कि कोई भी 18 साल से कम है उसकी मैरिज आप नहीं कर सकते। और पाकिस्तान बोलता है कि कोई भी अगर 15 ईयर्स से कम है तो उसकी मैरिज नहीं कर सकते, वो चाइल्ड मैरिज होगी। अब यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, हर कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉब्लम क्या है? सेम प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उस सेम प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल किया जाता है अलग अलग कंट्री में। तो वहां पर हम ये स्टडी करते हैं कि अलग अलग कंट्री में सेम प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया गया है। तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं द कॉमन कोर मेथड। यहाँ पर हम इस चीज को भी चेकआउट करते हैं कि कितने हद तक ये पॉसिबल है कि हम लॉ को हार्मोनाइज कर सकते हैं, मतलब कि यूनिफाई कर सकते हैं कि हर जगह पर एक ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन हो। कहाँ तक ये चीज पॉसिबल है, हम इस चीज को स्टडी करते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज फंक्शनल मेथड। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि किसी भी देश का लीगल सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। जैसे कि एक कंट्री है, वहां पर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे कि अमेरिका है। इंडिया में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है और पाकिस्तान में भी होता है। अब 3 कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री हैं, लेकिन वहां पर जो प्रॉब्लम है वो एक जैसी है। अब यहाँ इंडिया में भी अधिकार है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं, पाकिस्तान में भी अधिकार है डाइवोर्स ले सकते हैं, और अमेरिका में भी अधिकार है डाइवोर्स ले सकते हैं अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो भी सेम है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो कानून बनाया गया है, जो मेथड यूज किए जाएंगे वो अलग अलग हैं। तो जब हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि प्रॉब्लम एक है, सॉल्यूशन भी एक निकल रहा है, लेकिन उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो रास्ता बनाया गया है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से उसको तैयार किया गया है। जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं फंक्शनल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। अब हिस्टोरिकल मेथड का मतलब ये है कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि उस कानून को जैसे बनाया गया है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और ये पार्ट है द लॉ इन कॉन्टेक्स्ट मेथड। मैंने आपको लॉ इन कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो हिस्टोरिकल मेथड जो है वो लॉ इन कॉन्टेक्स्ट मेथड का पार्ट है। हम इसमें पढ़ते हैं कि उस कानून का ओरिजिन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे ओवर द टाइम वो चेंज होता रहा, किस तरीके से वो बना है। तो हम इस चीज को पढ़ते हैं हिस्टोरिकल मेथड में। आपको हिस्टोरिकल मेथड ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिकल में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।